बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। यार इस महीने में आगे बहुत हो गए हुए। हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेता हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है, फिर भी जुड़े रहते हैं मेरे साथ। तो आइंदा कोशिश होगी कि एक तो टाइम पे किया जाए इलाज, और दूसरा नागा ना किया जाए। आज के जो मौजूआत हैं, एक तो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है मोदी साहब के साथ या हिंदुस्तान के साथ। हर दूसरे दिन जनाब उनकी वो मंजी ठोकते हैं, कह लें, या फिर ये कह सकते हैं आप जनाब कि उनको उनकी औकात याद दिलाते रहते हैं। लेकिन भारत जो है ये बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान के हवाले से। ये बड़ी एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अदम इस्तेकाम, इंतशार के लिए बीएलए को एक नया प्लान दिया है। वो जो साजिश है वो पकड़ी गई है। वो साजिश क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या मौजूदा जो आईएसआई की क़यादत है वो जनरल फैज हमीद को बचाने में लग गई है, ये भी अहम खबर है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब वहाँ केपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, उस हवाले से अभी तक मामला जो हैं वो उसी तरह हैं जो पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था। उसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। जो बागी अरकान हैं, जो सियासी कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी की बात नहीं मान रहे, वो अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते या रिटायर्ड नहीं होते या दस्तबरदार नहीं होते, तो फिर लाजमी तौर पे वहाँ इलेक्शन होने हैं। और इलेक्शन में कोई पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो अब तक की मेरी इतला है कि वो जो लोग हैं जो बगावत करके बैठे हुए हैं, और उनको शायद अलीमा खानम की जो है वो आशीर्वाद हासिल है, तो उनमें एक तो जनाब वही साहब हैं, खुर्रम ज़ीशान एक का नाम है, अज़हर मशवानी हैं, और फिर जो सबसे बड़ा नाम है इरफान सलीम का। ये दो तीन लोग हैं जो कहते हैं हमने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने। तो अब वहाँ जो प्लानिंग हो रही है, आज वहाँ इजलास हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, और इजलास बुलाया गया था जनाब के जो नए अरकान आए हैं 25 मखसूस नशिस्तों पे, उनसे हलफ लिया जाना था। और ये जो माहदा हुआ है अपोजिशन के दरमियान और अलीमीन गंडापुर के दरमियान, उस माहदे में ये तय हुआ था कि जब आप इजलास हुए इनका हल्फ शल्फ लें, तो वो उन्होंने समरी भेजी थी। ये मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था, और इजलास जो है हो रहा है आज। तो लेकिन ये खबरें ये चल रही हैं कि एक मरतबा फिर इजलास से कबल ये जो नाराज लोग हैं इनको मनाने की कोशिश की जाएगी, जिनके नाम भी मैंने लिए। ये लोग इससे पहले सलमान कम राजा से भी मिले थे ना, और उसमें खुर्रम ज़ीशान था, वकास और कज़ई था। अच्छा, वकास और कज़ई साहब जो ये भी इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, हालांकि ये कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे इनके कागजात नामजदगी हैं, ये जमा हुए थे, इनको टिकट शिकट भी नहीं मिला। जो नाम वहाँ की सबाई क़यादत ने जारी किए हैं उनमें इनका नाम नहीं है, लेकिन ये भी जनाब वही बात कर रहे हैं। और आयशा बानो और फान सलीम वगैरह, तो ये लोग जो हैं। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी और जो सियासी कमेटी है उसकी बात ना मानी गई, तो इन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जाएगी। अब एक दिन पहले रात 1:30 बजे तक इजलास होता रहा उस कमेटी का, सियासी कमेटी का और पार्लियामेंट्री कमेटी का मुश्तरका इजलास। तो वहाँ यही तय हुआ कि जो 6 नाम सामने आए हैं, उन्हीं 6 नामों को, जो यानी कि पार्लियामेंट जो पहले सियासी कमेटी ने जो 6 नाम फाइनल किए थे, जिनमें वो कहते हैं जनाब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो जनाब लेके आए हैं नाम, और अलीमा बाजी और दीगर लोग कह रहे हैं जनाब इमरान खान ने तो नाम ही नहीं दिए। वो जो उनमें जिसपे फड्डा पड़ा हुआ है मिर्ज़ा अफरीदी के नाम पे, मुराद सईद हैं, फैसल जवेद, मिर्ज़ा अफरीदी, पीर नूरुल्लाह कादरी, आजम स्वाति और रुबीना नाज, ये 6 नाम वो फाइनल करके बैठे हुए। और मिशाल यूसुफजई के हवाले से कहते हैं जो 31 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, उसमें वो जो है वो कैंडिडेट के तौर पे वो पीटीआई की तरफ से सामने आएंगी। अब सूरत ये बन गई हुई है, जो मैंने कहा ना आज इजलास हो रहा है, तो उससे पहले गंडापुर साहब पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। 9 बजे ये इजलास शुरू होगा, और कोशिश इनकी ये है कि अगर तो मामला तय हो गया उनके साथ कि ठीक है जनाब ओके है, तो हम दस्तबरदार हो जाते हैं, तो फिर वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इनकी ये प्लानिंग जो सुनने में आ रही है, प्लानिंग ये है
बसूरत दीगर यहाँ कोरम की निशानदेही कर दी जाएगी। कोरम पूरा, अगर अपोजिशन वाले सारे चले जाते हैं, वो तो 27 हैं इस वक्त, जबकि कोरम के लिए 37 लोग चाहिए होंगे। तो वो वहां जाके एक बंदा जाएगा, जाके कहता है जनाब कोरम पूरा नहीं है, अब तो कोरम टूट जाएगा। तो लेकिन ये स्पीकर की मर्जी, वो कह सकते हैं कि पहले हलफ होगा, उसके बाद अजलास की कार्रवाई आगे चलेगी, ये हो सकता है। और दूसरी तरफ से ये प्लानिंग की गई कि अगर इस तरह के इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की तो फौरी तौर पे वो जाएंगे जनाब उनके पास, जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, और आइन के आर्टिकल 255 के तहत हमारा रिक्वेस्ट करेंगे जनाब, वो ये इस तरीके से लैतोलाल से काम ले रहे हैं, तो जनाब आप जो है वो एक नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं, वो हल्फ ले लें हमसे। ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद हल्फ जो है ये हो जाए। वो इसलिए ताखीर करना चाहते हैं, जो गंडापुर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो एक आध दिन जो है वो ज़ाहिर है अगर हल्फ नहीं होगा, हल्फ ना होने की वजह से ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हुए थे ना, तो ये जो पोलिंग है फिर एक मरतबा पोस्टपोन हो जाएगी चंद दिन के लिए, इस दौरान उनको मना लिया जाएगा। अब जो खबरें इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मुराद सईद के हवाले से वहाँ इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो 2-3 रोज पहले इजलास हुआ तो वहाँ ये बातें हुई कि ना मुराद सईद साहब जो है भगोड़े, वो हलफ भी नहीं उठा सकते, आके एक सीट जाया करने वाली बात है। तो ये भी मे बी ये हो सकता है कि जो इरफान सलीम है उनको मनाने के लिए ये कुछ ऐसा कर दें कि जनाब मुराद सईद की जगह उनका नाम निकाल के इनका नाम डाल दिया जाए। लेकिन ये एक ख्याल है मेरा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जनाब ये इमरान खान साहब जो है हर बात पे जो ट्वीट करते हैं, तो इस बात पे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो कि जनाब ये मेरे कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, वो ट्वीट करना किसने है? ट्वीट करवाने की जिम्मेदारी है अलीमा खानम की। अलीमा खानम ट्वीट करवा दें कि जनाब ये जो 6 अरकान जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो फैसला किया है या सियासी कमेटी ने, तो वही इमरान खान के उम्मीदवार हैं और उन्हीं को जो अरकान सूबाई असम्बली है वो वोट दें। इसका मतलब ये है कि अलीमा खानम ये नहीं चाहती कि ये लोग हैं। अलीमा खानम वाली लिस्ट में तो अजहर मशवानी भी है और खुर्रम दिशान भी है और इरफान सलीम भी है और बाकी वही हैं, अनवार अल्लाह कादरी, आजम स्वाति, फैसल, मुराद सईद वगैरह वही हैं। और खतून जो हैं उनका नाम भी, रुबीना नाथ का नाम उन्होंने निकाल दिया हुआ है। तो ये सूरत हाल बनी और वहाँ पैसे का जो है ये बड़ा चर्चा है। इन्हीं के हम ख्याल साफ़ी हैं, विलागर हैं, वो इमरान रियाज साहब, वो ये कह रहे हैं कि शिबली फराज ने 12 करोड़ रुपए लिया है, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। और फिर ऐसी खबरें भी आ रही है कि शिबली फराज ने कहा 12 करोड़ रुपए जो है वो तो पार्टी फंड में आया, तो वो तो जो वकीलों की फीस वूस देते हैं। लीमा खानम कहते हैं फीस हम खुद देते हैं। और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं पीटीआई वाले, वो जो कहते हैं ये तो हमसे फीसें लेते हैं, हम जो महाना पैसे भेजते हैं उनमें से होते हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उनसे जो पूछा गया है एक जगह पे सवाल, जनाब ये जो मिर्जा अफरीदी हैं इन्होंने भी 9 मई की मजम्मत की थी, आपने भी मजम्मत की थी, आपको अभी तक शामिल नहीं किया गया पीटीआई में। लेकिन वो ना सिर्फ पीटीआई में दोबारा वापस आ गया बल्कि उन्हें सेनेटर भी बनाया जा रहा है। तो उन्होंने ये 2 टोक अंदाज में कहा कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है। और ये बातें भी उन्हें जब 1 करोड़ जेल में बैठा एक बंदा कमा गया हुआ है, तो पता नहीं पैसों की बात है या नहीं है। लेकिन जो उनके अली मोहम्मद खान साहब हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ के बात शुरू करते हैं, वो कहते हैं ना ये तो वहाँ है, वैसे ये पैसे वाली बात तो है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब गंडापुर साहब ने वहाँ कहा है कि जनाब 23 अरकान जो हैं ये मुनहरफ हो सकते हैं, 23 अरकान। और इसीलिए ये जो बारगेनिंग की गई है या उनके साथ जो किया गया है कि बिला मुकाबला वाला अपोजिशन के साथ ये वाला फार्मूला लाया गया है। तो ये इस तरह की सूरत वहाँ बनती हुई नजर आ रही है कि आज इजलास है। और मेरा ख्याल है कि हलफ जो है ये जो अरकान हैं, नए अरकान जो हैं मखसूस निश्चितों वाले, इनका मुझे लग रहा है कि हो जाएगा हलफ। देखें आगे क्या होता है, आगे बात किस हद तक जाती है, कैसे ख़त्म होती है, कैसे चलती है। और दूसरी जो खबर ये है कि जनाब ये जो मैं कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद साहब जो हैं साबिक़ DGIS से, उनके हवाले से वो गिरफ्तार है। और उनका वो जो एक था, एक सिटी वाला जो हाउसिंग सोसाइटी वाला जो था, टॉप सिटी वाला, उसमें उनका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो गया, गवाही शवाही हो गई, लेकिन वो उसका फैसला नहीं आया। और उसके बाद ये रमज़ान में या ईद से पहले या छोटी ईद से थोड़ी देर बाद ये जो है इनके ऊपर जो दूसरा इल्ज़ाम है
दूसरा इल्जाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, और उसमें यह है कि जनाब इन्होंने पैरेलल अदारा कायम किया आईएसआई के अंदर, और फिर फौज में बगावत दिलवाने वाले जो इल्जाम हैं वो भी। तो ये जनाब इनकी तफ्तीश जो है ये हवाले कर देगी आईएसआई के। ये आईएसआई कर सकती है, एमआई कर सकती है, उन्हीं के पास रिपोर्ट्स हैं, वही तफ्तीश कर सकते हैं। तो इसकी इंक्वायरी और तफ्तीश कह लीजिए जो प्रोब कर रहे हैं इदारे, वो आईएसआई कर रही है। अब कई हफ्ते गुजर गए हैं, बल्कि माह गुजर गए हुए हैं, वो उनकी तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो रही। तो जिन लोगों ने इनके ऊपर हाथ डाला था फैज हमीद साहब के ऊपर, तो वो भी खदशात का शिकार हो गए हुए हैं। यार ये हो क्या रहा है? ये तो एक नई किस्म की जो है प्रेसिडेंट सेट हो रही है कि इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो वो उनमें से कोई एक साहब मुझे बता रहे थे कि हमारे ये लोग जो वहाँ बातें हो रही हैं कि इस हवाले से जनरल आसम मुनीर के साथ बात की जाए, यानी ये खदशा जो है जिसका इजहार किया जा रहा है अंदर ही, जिन्होंने फैज हमीद पे हाथ डाला था, पकड़ा था, यार समझ जाए ना आप, वो भी यही हैं, इधर ही के लोग हैं, और वो जो हैं वो भी इधर ही के लोग हैं। तो वो इस तरह के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद फैज हमीद को बचाने के लिए मामला जो है लटकाया जा रहा है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, ये क्या कहा जा सकता है, वक्त ही बताएगा। अब आते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो एक बयान देते हैं पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के हवाले से, और खुद को हीरो बना के पेश करते हैं कि जनाब दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग मैंने बंद करवाई, और रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात भी वहां से सामने आती है अमेरिका से, जिससे ये पता चलता है कि जनाब इस जंग में भारत जो है इसको हजीमत का सामना करना पड़ा था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान जो है वो सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जनाब ये पाकिस्तान और भारत की जंग, वही बात कि एटमी ताकतें ये वो बड़ा मसला बन गया हुआ था, तो ये जंग जो है वो कहते हैं मैंने बंद करवाई, और वो कहते हैं कि वो जंग बंद करवाई जिसमें 5 त्यारे गिरे। अब 5 त्यारे गिरे, अच्छा जो लोग हैं ना ये पीटीए वाले, मैं हैरान होता हूँ यार, ये कह रहे हैं कि ना उसने ये कब कहा है कि पाकिस्तान ने गिराए, या ये कब कहा है कि जब इंडिया के 5 त्यारे गिरे। भाई मेरे क्लेम कौन कर रहा है कि 6 त्यारे गिराने का इंडियन, या 5 त्यारे गिराने का? ये तो पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया ने तो एक मर्तबा भी ये बयान नहीं दिया या ये दावा नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान के त्यारे मार गिराए हैं। तो वो नाम लेना जरूरी था। 5 त्यारे गिरे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत ही के 5 त्यारे गिरे हैं। ये जो अक्ल के अंधे हैं ना, उनको भी मेरा ख्याल है इस बात का अंदाजा होगा कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये ट्रंप साहब हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात क्यों कर जाते हैं? जो मुझे समझ आ रही है, एक तो ये मैंने जिस दिन पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया था ना पाकिस्तान ने, उस दिन मैंने कहा था ये पाकिस्तान की बड़ी स्मार्ट मूव है। 4 साल ट्रंप साहब ने रहना है, और 4 साल तक तो हमारे साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहे ना। और ट्रंप साहब जो है वो शायद ये समझ रहे हैं वाकईतन कि मैं मुस्तहिक हूं ये नोबेल प्राइज का, और इसराइली जो है उनको जनाब अलग से भगदड़ मच गई, जनाब पाकिस्तान ने ये तो हमें करना चाहिए था। और नेतन्याहू साहब जो है वो अपने तौर पर जनाब उन्होंने नामजद कर दिया इनको, डोनाल्ड ट्रंप को। इस पे ज़ाहिर खैर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो हुकूमत है इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, जनाब वो काम जो एक जालम रियासत के सरबराह ने किया है वो जनाब आपने भी किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मुझे ही लग रहा है कि समझ रहे हैं कि जनाब मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि भारत, उन्होंने जब जंगबंदी करवाई थी ना, उन्होंने मुख्तलिफ बातें की थी कि जनाब ये मुज़ाकरात होंगे और गैर जानबदार जगह पे होंगे, और कश्मीर का मसला बीच में आएगा, और ये भारत के ही कहने पे जंगबंदी हुई थी। तो अब मोदी साहब जो हैं, मोदी सरकार जो है वो भाग रही है उस माहदे से या उस यकीन दहानी से जो उन्होंने करवाई थी। तो ट्रंप साहब उनको बार बार याद करवाते हैं कि भाई साहब अगर आप उस वादे को पूरा नहीं करेंगे, उस यकीन दहानी को पूरा नहीं करेंगे, मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो ये कि भाई साहब मेरा तो नोबेल प्राइज जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है अगर मुकम्मल जंगबंदी नहीं होती। तो दूसरा ये कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। आगे जाके ट्रंप साहब खुल के, मजीद खुल के भी बात कर सकते हैं।
ये मोदी साहब तो कह रहे थे ना माय फ्रेंड, और ट्रंप साहब भी ऐसी बातें कर जाते हैं, माय फ्रेंड मोदी, और फिर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ, उनकी क़यादत की भी तारीफ। अब उनकी क़यादत की तारीफें जो थी उन्होंने कम कर दी हैं और चढ़ाई जो है उन्होंने ज़्यादा कर दी है। और दूसरा जो जोन था ना नंबरदारी का हिंदुस्तान को इलाके में जनाब, कि हम टक्कर दे सकते हैं चीन को, हम पाकिस्तान तो शाही मक्खी की तरह मसल देंगे वगैरह वगैरह, और जो दीगर उनके हमसाया ममालिक उनके साथ जो उनका रवैया है, एक बंदा भी, एक मुल्क भी उनके साथ नहीं ना खड़ा हुआ, उसके रवैये की वजह से हुआ ना। तो वो उनको जो अमेरिका की तरफ जो इमदाद आती थी चीन के साथ टक्कर लेने के हवाले से, तो ये तासिब जनाब पांचवी बड़ी पता नहीं कितनी बड़ी मैशियत वगैरह वगैरह सारी चीजें, मैशियत मुशियत सारी धरी की धरी रह गई। तो उन्होंने देख लिया कि जनाब ये तो पाकिस्तान से इसने जो जिसका दफाई वजन 10 गुना कम है इससे, हमारा जो है 8 अरब डॉलर है, उनका 80 अरब डॉलर है, या उससे चपेटे खा गया है। तो ये क्या है भारत, ये वो उनको तासर दे रहे हैं कि भाई जी तुझे कुछ नहीं है, कि बंदे बनो, इंसान बनो। और दूसरा एक और ये 2 दिन पुरानी खबर है कि पहलगाम में जो जिस हमले वाली जो जिम्मेदारी कबूल की थी एक जमात ने, पता नहीं क्यों कबूल की थी, बाद में शायद वो मुकर भी गए, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो भारत के महकमा खारजा को ये आप कह लें कि जनाब उसकी ये कामयाबी कह लें कि अमरीकी महकमा खारजा जो है ना, अच्छा ये आधी कामयाबी है कि जो पहलगाम वाला वाकया है इस पे उन्होंने ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है इसको तो दहशतगर्द तंजीम के तौर पे माना है अमेरिका ने, लेकिन जो भारत का आला पाकिस्तान इनकी सरपरस्ती करता है वो नहीं माना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो ओन ही नहीं करता इस ग्रुप को। अब वो ये कह रहे हैं भारत वाले कि जनाब ये जो है ना लश्कर तैयबा ये उन्हीं का एक ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है। तो भाई मेरे लश्कर तैयबा जो है उसके ऊपर तो पहले ही पाबंदी लगी हुई है, पहले ही दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जा चुका है उसको। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर ये क्या कर भी दिया है अमेरिका ने, तो मेरा तो ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार 5 त्यारे गिराते और ये हो गया वो जंग में गिर गए, इससे सुबकी हो रही है इंडिया की। और जो मैंने शुरू में इब्तदाइया में ये अर्ज किया था कि भारत जो है उसकी एक साजिश पकड़ी गई हुई है BLA और फितनतुल खारिज के जरिए, वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातों का जो तरीकाकार है उसकी तब्दीली के लिए उसने एक साजिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है ये दुनिया में बदनाम हो सकता है। और उनकी जो आवाज़ है खासतौर में BLA वाले जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो दुनिया में सुनी जा सकती है। वो पकड़ी कैसे गई साजिश जो है, ये कुछ हफ्ते पहले कुछ लोग कराची से पकड़े गए और फिर कुछ लोग जो हैं वो सरहद के ईरान की जो सरहद है वहाँ से पकड़े गए, और कुछ और BLA के लोग जो हैं उनसे वाबस्ता लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। उनका जब वो खून वगैरह का डाटा शेटा फोरेंसिक किया गया, सारा कुछ डिकोड किया गया, तो ये समझ में आई बात। और ये बात जो है ये प्लानिंग की इतनी गहरी प्लानिंग थी, जो साजिश जो है वो नाकाम बनाने के लिए जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने कोई नई स्ट्रेटजी बनाई है। वो स्ट्रेटजी इस वक्त जो है वो जाहिर नहीं की जा सकती क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला होता है, और हो सकता है मुझे पूरी तरह पता भी ना हो। तो उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि जैसे ये BLA वाले पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने वहाँ बनाई हुई थी पनाहगाहें हैं, वहाँ छुप जाते थे, और फिर यहाँ से ड्रोन उनको कर लिया था जनाब, उनको ट्रेस कर लिया गया था, और फिर ड्रोन्स के जरिए हमले शमले किए जा रहे थे, फिर वहाँ से भागे, फिर इधर चले गए, फिर उधर चले गए। अब जो खबर आई है, खबर ये आई है कि जनाब ये जो BLA को ये हदायत की गई है राह की तरफ से, जो उनको फंडिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लानिंग करके भी देते हैं, उन्होंने कहा जनाब ये पहाड़ जो है ना यहाँ से उतरे आप, और शहरी आबादियों में, ये आबादियों में पिंड हो या शहर हो उत्थे जाके डेरे लाओ। उत्थे ला डेरे लाने का फायदा क्या होएगा, उन्होंने ये लोग जो हैं ये ट्रेस हो चुके होंगे, इनकी निशानदेही हो चुकी हुई है। जब ये शहरी आबादियों में जाएंगे लोग, या देहात में जाएंगे, या आबादियों में जाएंगे, और इनको गिरफ्तार करने के लिए जब रेड किया जाएगा, छापा मारा जाएगा, तो फिर वहां जो है एक जंग का माहौल होगा, और लगेगा ऐसे कि जैसे शहरियों, पाकिस्तान के शहरियों के दरमियान और फौज के दरमियान कोई जंग हो रही है।
ये वही मंसूबा है, वही डिजाइन है जो मुक्ति वाहिनी वाला था। यानी अब उसको यहाँ तजर्बा करना चाह रहे हैं उसका बीएलए की शक्ल में। और ये आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इन्होंने लूट मार की थी बीएलए वालों ने, वो ट्रक लूटे थे और उनसे पैसे पूछे। ये सिर्फ ये ना वो पता लेना या ये वो लेना उनसे, यही काम नहीं करते, ये ट्रक के ट्रक गायब भी कर देते हैं। अब मेरा ख्याल मेजर रब नवाज जो शहीद हुए हैं, वो जो ट्रक था, एक ट्रक था जिसमें उनका ख्याल था जनाब ये फौज का राशन है इसमें, वो ट्रक ले गए। अब उस ट्रक की बाजियाबी के लिए और उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए एक टीम जाती है जिसको मेजर साहब जो है वो हेड कर रहे होते हैं। अब वो पहाड़ों में लेके नहीं गए, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। वो आबादी के अंदर एक घर जो था वहां लेके गए हुए थे, और जब ये आबादी के अंदर जहां ये दहशतगर्द छुपे होते हैं, जब उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाती है, वहां मसला ये है कि वहां जो पुलिस है या जो लेविस फोर्स है वो तो इस काबल नहीं है, तो वहां ऑपरेशन करना पड़ता है फौज को। तो फिर पहले नंबर पे तो वो खवातीन को आगे कर देते हैं और दूसरे नंबर पे वो फायरिंग करते हैं अंदर से। ये तासर फिर मिलता है बाहर कि जनाब ये तो जनाब फौज जो है इसने 69 शहरियों के ऊपर हमला किया। ये वो जब जाते हैं तो जनाब सीधा फायर आता है जो उनके सर पे लगता है मेजर साहब के, वो शहीद हो जाते हैं। वहां दहशतगर्द मारे जाते हैं 3 लोग जो हैं, एक जो है वो नॉन कमीशन ऑफिसर जो फौज के, वो वहां जख्मी होते हैं। तो ये अब इनकी प्लानिंग ये है कि इनको मुक्ति वाहिनी की तरह इस्तेमाल किया जाए। और एक साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा अगर ये इस काबिल भी नहीं है, वो जो कहते हैं ना जनाब वजीर दाखिला ने कहा था कि एक थानेदार की मार है, वो कहते हैं जनाब एक यूनियन काउंसिल पे भी कब्जा करने की या कब्जा बरकरार रखने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जो चालें चल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ी ताकत है। ये वो कहते हैं शहरी आबादियों वाली बात है, वो कहते हैं ये वही प्लानिंग कि जनाब ये जो इन्होंने बैंक चेक नहीं लूटे थे, एक शहर में दाखिल होकर फायरिंग की थी और फिर वापस चले गए थे, लोग खड़े थे देख रहे थे, वो सारे कह रहे हैं ये वही साजिश है जो भारत ने तैयार। अगर वहां शहरी आबादियों में या देहात में अगर मुकाबले होते हैं इनके साथ, तो फिर ये तासर देने की कोशिश करेंगे। इनका प्रोपेगेंडा जो है वो एक खास विंग है और इंडिया से इनको सपोर्ट किया जाता है। बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं वो ये काम करते हैं, या फिर वो हुकूक इंसानी का इशू बना के, अगर ये बीएलए दहशतगर्द तस्नीम डिक्लेयर हो चुकी हुई है, लेकिन तासर ये दिया जाएगा देखें जनाब फौज जो है ये 69 शहरियों के ऊपर जनाब बड़ा जुल्म कर रही है, तो जनाब ये अवाम जो ये बीएलए नहीं है जनाब, ये आम बलोच हैं जो अपने हकूक की बात करते हैं। ये फजा तो बनाती है ना, हमारे बलोच ने भी बना दी, बल्कि मैंगल साहब भी जो किसी हद तक जो बात करके गए हैं वो भी इससे मिलती जुलती बात है। तो ये एक साजिश थी। अब इस साजिश से निपटने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो तब्दील की जा रही है। शायद ये जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी का कंसेप्ट है वो भी इसीलिए सामने आया कि वहाँ जो है ये एफसी जो है ये कंट्रोल जो है वो संभालेगी, बजाय इसके कि फौज डायरेक्ट जाके छापे मारते फिरे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है जिन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब अच्छा ये मैं एक और खबर दूँ आपको, ये 5 लोग कल मारे गए हैं और फिर जो अफगानिस्तान से खुदकुश आ रहे थे पाकिस्तान में वो पकड़े गए हैं। ये रोजाना 2-3-4 जो हैं ये दहशतगर्द जो हैं ये जन्नत वासल हो रहे हैं। ये मैं पक्की खबर दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि फोर्सेस चुप करके बैठी हुई, लेकिन जो एक मसला बन गया हो कि जो शहरी आबादियों के अंदर आके छुप गए हैं वो पता भी चल जाए तो ऑपरेशन जो है वो रोक लिया जाता है। अब कोशिश ये की जा रही है कि इनको वापस इनकी जो पनाहगाहें हैं या जो छुपे हुए थे शहरों से निकाल के इनको वहां उस तरफ भगाया जाए और वहां फिर इनका शिकार किया जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।